गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपके सामने मैं डी और एफ ब्लॉक के कुछ एमसीक्यू लेके हाजिर हुआ हूँ। तो अपन एक बार सभी प्रयास करते हैं अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। उसी चरण में सबसे पहले आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डी और एफ ब्लॉक का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संक्रमण तत्वों द्वारा मिश्र धातु के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी होगा। इस चीज़ के बारे में तो ध्यान दें एक बार सभी। आपको एक एक ऑप्शन पढ़ना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। संक्रमण तत्वों द्वारा मिश्र धातु के निर्माण के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, मतलब आपको ये बताना है कि संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्या कारण है मिश्र धातु बनाने के लिए। तो पहला ऑप्शन आ रहा है आपके पास में, उनका परमाणु क्रमांक समान है। कोई मतलब नहीं इसका, परमाणु क्रमांक समान होने से मिश्र धातु का कैसे हो ही नहीं सकता, अलग अलग धातुएं होगी। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, नहीं, क्योंकि अलग अलग धातुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अलग अलग होगा। सही है। अच्छा, उसके बाद उनके परमाणु आकार लगभग समान हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है मिश्र धातुएं डी ब्लॉक क्यों बनाती है, क्योंकि उनका आकार लगभग कैसा होता है, समान। इसी कारण से वो आपस में मिश्रित होकर के एलॉय का निर्माण करती है, फॉर्मेशन। तो आपके लिए आंसर होगा उनके परमाणु आकार लगभग क्या होते हैं, समान। ध्यान दें, पहला क्वेश्चन आपके सामने और इसने पूछा मिश्र धातु के निर्माण के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है। तो ध्यान, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि परमाणु आकार डी ब्लॉक के तत्वों का क्या होता है, लगभग समान होता है। इसी कारण से ये मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। अच्छा, आपको ये भी बताना चाहिए कि मिश्र धातु कहते किसे हैं, मिश्र धातु है क्या चीज़। इंग्लिश मीडियम वाले इसे बोलते हैं अलॉय। क्या बोलते हैं बेटा, अलॉय, है ना, अलॉय बोलते हैं। तो मिश्र धातु का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक धातु आपस में एक निश्चित अनुपात में क्रिया करती है और यौगिक बनाती है, तो इसे बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे आपने सुना होगा कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। तो ये इसको क्या कहेंगे आप कहोगे पीतल। क्या कहोगे, पीतल। तो ये नहीं, इसमें देखो कुछ के भाग किसका आ रहा है, कॉपर का, और कुछ आ रहा है जिंक का। तो इस प्रकार से इसे अपन बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज, यानी कि वह गुण जो संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है। इस बार देखो क्वेश्चन को समझो, पकड़ो, उसके टर्म्स पकड़ो। जैसे यहाँ पर आया विशेषता नहीं है, अपन जल्दीबाजी में क्या करते हैं, विशेषता कौन सी है, ऑप्शन सारे पढ़ते नहीं है, सीधे टिक लगा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है पहले चारों ऑप्शन, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, है ना, बिल्कुल सही है। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है, यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है, ये तो है। कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति बिल्कुल होती है। रंगीन यौगिकों का निर्माण बिल्कुल करते हैं, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक भी बनाते हैं। प्राकृतिक रेडियोधर्मिता ये नहीं है, तो आपका आंसर यही हो गया कि वह गुण जो संक्रमण धातु की विशेषता करैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर इसने पूछा नहीं है, तो ऊपर वाले तीनों जो ऑप्शन है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जैसे आपने देखा होगा Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है। तो ये क्या हो गया, वेरिएशन हो गया इसमें, सही है ना। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल बनाते हैं, आप पढ़ते हो K4 FeCN6, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। तो इसमें देखो क्या आ रहा है, डी ब्लॉक, तो कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। रंगीन बिल्कुल सही है, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसका रीजन आप सबको बताया हुआ है, क्या, डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन, है ना। लेकिन ये ऑप्शन जो आया आपके सामने, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता, ये डी ब्लॉक का जो है करैक्टर नहीं है। तो जो आपका आंसर राइट होगा वो होगा डी इज राइट आंसर, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो देखो जितने भी कराऊंगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। इसको केवल क्वेश्चन समझने की गलती मत करना, ये पूरे चैप्टर का आपका क्या होगा, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, द पेयर इन विच बोथ द एलिमेंट्स जनरली शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, वह युग्म जिसमें दोनों तत्व सामान्यतः केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं वह है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करो, आप सबसे पहले जो ऑप्शन में आए हुए हैं एलिमेंट, उन एलिमेंट को लिख लो। जैसे सबसे पहले ऑप्शन में आया हुआ आपका स्कैंडियम, और फिर आपका आया हुआ है जिंक, फिर नेक्स्ट वाले में आपका आया हुआ है जिंक और कॉपर, तो जिंक तो लिख ही दिया, आप लिख दो कॉपर। फिर नेक्स्ट वाले में कॉपर और एजी आया हुआ है, तो दोनों में से एक एजी लिख दो, कॉपर आ चुका है। फिर आपका जिंक और एयू, जिंक और एयू, तो ये एयू लिख दो नया। अब आपको पता है, कैसे पता है, कि मैंने आपको सिखाया था स्कैंडियम जो होता है वो होता है आपका +3, क्या होता है बेटा,
केवल +3 में स्टेबल होता है, सही है। अच्छा, जिंक जो होता है वो आपका दर्शाता है +2, क्या दर्शाता है +2। और अच्छा, कॉपर जो होता है वो प्लस भी दर्शाता है और +2 भी दर्शाता है ना। और ये भी आपका प्लस और +2 भी दर्शाएगा, है ना, 3 भी हो सकता है, हाँ जी +2। इसी प्रकार से ये भी क्या होगा, परिवर्तनशील होगा, प्लस भी होगा, +3 भी होगा। ये तो ये तीनों क्या दर्शाएंगे, वेरिएबल दर्शाएंगे, है ना। 1 2 क्यों, देखो आप इसको ऐसे देखो, मैंने लिखा स्कैंडियम, क्या लिखा बेटा, स्कैंडियम। अच्छा, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21, क्या होता है 21। और जिंक का होता है आपका 30, बोलो क्या होता है बेटा 30। तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑर्गन या आर्गन, जो भी आप बोलते हो। फिर ये आपका हो गया 3d10, बोलो क्या हो गया 3d10 और 4s2, 10 और 2 कितने हो गए 12, और 12 और 18 कितने हो गए 18, आपके हो गए 30 क्वेश्चन, कितने, सॉरी 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंप्लीट हो गया। स्कैंडियम के लिए देखो ये चले गए 18, है ना, ऑर्गन 18 हो गए। तो ये 3d और ये 4s, तो 4s में क्या हो गया 2 और ये आपका हो गया 1, हाँ या ना। अब ऑक्सीडेशन के लिए आपको नॉलेज में होना चाहिए, देखो क्या नॉलेज में होना चाहिए। ऑक्सीडेशन जब भी आप निकालो किसी भी डी ब्लॉक में, ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, एक तो NS के इलेक्ट्रॉन, NS का मतलब क्या हो गया बाह्यतम कोष, सही है। और एक हो गया N-1D, N-1D में से केवल आपको लेना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या लेना बोलो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे डी के अंदर आपके होते हैं 5 ऑर्बिटल, कितने होते हैं बेटा 5, तो पांचों में, अच्छा एक वैज्ञानिक थे भाई साहब हुंड, आपको याद हो तो आप लोगों ने 11th के अंदर पढ़ा होगा क्या, क्वांटम नंबर्स। वहां पर एक आया था पाउली का अपवर्जन का नियम, एक आया था हुंड का बहुलकता का नियम, एक आया था N+L एनर्जी का नियम, ऊर्जा का नियम, और एक आया था हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड यानी कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित। तो प्यारे बच्चों, हुंड नाम के जो भाई साहब आए थे उन्होंने ये कहा था पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद अगर बचता है तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कपलिंग होगा यानी कि युग्मन होगा, उससे पहले युग्मन नहीं कर सकते। ये बात बताई थी हुंड ने, किसने बताई थी, हुंड ने। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण जब भी निकालते हो डी ब्लॉक के तत्वों की, तो हमेशा याद रखना वो होता है NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस N-1D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों को जोड़ने पर वो आपका ऑक्सीडेशन आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ये आपका हो गया स्कैंडियम, बोलो क्या हो गया स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम के NS का मतलब हो गया 4s में इलेक्ट्रॉन कितने 2, और N-1D में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा आपके पास है 1, तो ये हो गया 3, सही है। तो टोटल इसमें यानी कि 2 और 3 दर्शा सकता है। लेकिन आपको पता है कि स्कैंडियम जो होता है वो +3 में क्या होता है, स्टेबल होता है, क्या होता है स्टेबल, ध्यान रखना है ना। तो ये आपके लिए आंसर हो जाएगा स्कैंडियम एंड जिंक, स्कैंडियम एक जिंक। क्यों, क्योंकि स्कैंडियम केवल +3 और जिंक केवल +2, तो ये आपका ए आंसर इज राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ें और तुरंत आंसर बताएं मेरे को एक बार, है ना, कमेंट्स में लिखते रहें। लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन, इनकी लेंथेनॉइड संकुचन की वृद्धि के कारण होता है। किसके कारण लेंथेनॉइड संकुचन होता है, तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा हिंदी में क्या है त्रुटि है। तो आप एक ध्यान दें कि अगर कभी भी आपको हिंदी के ऑप्शन पर डाउट हो तो आपको इंग्लिश जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी एग्जाम करवाता है बोर्ड या कोई भी आपकी संस्था एजेंसी, तो हमेशा उसमें आंसर ऐसी कंडीशन में इंग्लिश वाले को सही माना जाता है। अगर उसमें गलत है तो फिर वो क्वेश्चन हटाने की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखो इंग्लिश के ऑप्शन, सबसे पहले आ रहा है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, फिर आ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक आ रहा है एटॉमिक रेडियस, और एक आ रहा है वैलेंसी। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, ये लेके परिंदे प्रेम संदेशा, लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ, ल्यूटिशियम, यानी कि ये जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 58 से लेकर के 71 तक। और ये जो है ये एफ ब्लॉक के साथ पढ़ते हैं, लेकिन है किसका, ये लेंथेनम, LA का मतलब होता है लेंथेनम, ये डी ब्लॉक का है। और बाकी जो बच गए वो सारे क्या होंगे आपके लेंथेनॉइड, और वो संख्या में कितने होते हैं 14। ध्यान दो, आप जल्दीबाजी मत करो। अब देखो यहाँ से सीरियम 58 से 71 की ओर अपन बढ़ेंगे,
तो बढ़ते समय अपना क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान देना, जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर एकदम किसकी वृद्धि होगी, +32 न्यूक्लियर चार्ज की, है ना, एकदम से नंबर बढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो क्या होगा ज़्यादा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम। शील्डिंग इफेक्ट से मेरा मतलब है परिरक्षण प्रभाव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो 2 कक्षक अंदर भरते हैं। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आप सबको पता है क्या होता है बेटा, वो होता है आपका देखो ये होता है n-2f, n-2f, फिर होता है n-1d और फिर होता है ns, क्या होता है ns। अच्छा n-2f ये आपका होता है 1 से 14, d में होता है 0 से 1 और ये होता है 2, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर f में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 2 कक्षक अंदर जा रहा है, तो इसका जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। बोलो क्या होता है, दुर्बल। इस वजह से यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा, जिससे उसका आकार क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, है ना। और इसी की वजह से आपको पता था, आगे अपन पढ़ेंगे क्या कि लेंथ एनर्ड संकुचन के कारण ही 3D 4D 5D जो सीरीज आती नहीं आती है उसमें 4D तथा 5D श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनका आकार लगभग क्या होता है, समान। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से लेंथ एनर्ड संकुचन वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, संक्रमण धातुओं की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उच्च उत्प्रेरक गतिविधि से जुड़ी हुई है? Which one of the following characteristics of the transition metals is associated with higher catalytic activity? तो पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कि परमाणुकरण की उच्च एंथैल्पी। फिर दूसरा ऑप्शन आ रहा है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक का मतलब आप जानते हो क्या बेटा, पैरामैग्नेटिक एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है लो चुंबकीय, है ना। तो इनसे कोई मतलब नहीं, ये आगे की बातें हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाइड्रेट आयनों का रंग, इससे भी कोई मतलब नहीं। ये आ रहा है परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था, यस ये आपका आंसर राइट होगा। तो डी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर इनको उत्प्रेरक के रूप में काम है। जैसे आपने पढ़ा होगा कौन सा, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या होता है, N2 और H2 दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया NH3। अगर इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2, और आपने यहाँ देखा होगा एरो के ऊपर आपको मिलता है Fe और MO, Fe और MO। Fe आपका क्या है, कैटेलिस्ट, और यानी कि उत्प्रेरक, MO जो है वो उत्प्रेरक वर्धक है। ध्यान दें तो ये आयरन जो है वो किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का है कि नहीं है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, है ना। तो ये देखो किस में आ रहा है, 3D में आ रहा है, किस में आ रहा है, 3D में। तो कहने का मतलब ये हो गया परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्थाओं के कारण इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। तो आपका आंसर सही हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन लेते हैं वो क्वेश्चन अपने पास में कौन सा, देखो नेक्स्ट आ रहा है जर्कोनियम एंड हॉफनियम, ZR एंड HF हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। अब से थोड़ी, अच्छा इसको हिंदी में भी देख लो, जर्कोनियम और हॉफनियम की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर है। लगभग क्या है बेटा, बराबर है। तो लगभग बराबर क्यों है इसके बारे में सुनना। बराबर होने की रीजन क्या है, सबसे पहले इसमें ऑप्शन दे रहा है विकर्ण संबंध, दूसरा दे रहा है लेंथेनाइड संकुचन, तीसरा दे रहा है एक्टिनाइड संकुचन, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रहा है एक ही समूह से संबंधित। तो ध्यान दें एक बार, देखो ये मैंने लिखा स्कूटर, फिर मैंने लिखा यामा, लामा और एसी, यानी कि स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टीना, जरा, हाफ, है ना। तो ये आपके हो गए। इसके बाद अपन आगे और लिख सकते हैं वी, नब, ता। इसमें कोई इशू नहीं, आप अपने खुद के ट्रिक्स भी बना सकते हो। सभी व्यक्ति अपने अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कोई भी आप ट्रिक्स बना सकते हो, याद रख सकते हो। अगर आपको मेरा वाला अच्छा लगे तो मेरा वाला फॉलो करो, वरना आप खुद का पहले से जो है सबसे बेटर रहता है जो आपका खुद का बनाया हुआ है।
मैं ट्रिक्स में थोड़ा विश्वास कम करता हूँ, क्योंकि ट्रिक्स खुद के होने चाहिए और ज़्यादा ट्रिक्स भी नहीं बनाने चाहिए। ट्रिक्स लिमिटेड हो तब तक वो अच्छा है, उसके बाद एक लिमिट के बाद वो ठीक नहीं है। क्यों, चाहे उसको याद रखो चाहे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर ध्यान दें, देखो ये आपके पास में हो गई 3D सीरीज, बोलो कौन सी सीरीज हो गई, 3D सीरीज। ये आपकी हो गई 4D सीरीज, ये आपकी हो गई 5D सीरीज, और ये आपकी हो गई 6D सीरीज। और यहाँ मैंने लगा दिया स्टार, बोलो क्या लगा दिया, स्टार। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो देखा होगा कि यहाँ से यहाँ देखो 3D से 4D में आने पर आकार में क्या होती है बेटा, वर्दी, बोलो क्या होती है बेटा, वर्दी होती है। 3D से 4D में आओगे तो आकार में, क्यों, क्योंकि जब एक ही ग्रुप में, देखो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, एक तो होती है खड़ी लाइन है ना, और एक होती है आपकी आडी लाइन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो जो ये खड़ी लाइन होती है इसे बोलते हैं वर्ग या समूह, बोलो क्या बोलते हैं, वर्ग या समूह। इंग्लिश मीडियम में आप इसको बोलते हो ग्रुप, बोलो क्या बोलते हो, ग्रुप बोलते हो, क्या बोलते हो, ग्रुप बोलते हो। ध्यान दो है ना, एक एक चीज समझनी है, क्वेश्चन है बट मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। और जो आपकी ये आडी लाइनें होती है इनको बोलते हैं पीरियड, बोलो क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं आवर्त, बोलो क्या बोलते हैं बेटा, आवर्त बोलते हैं। सही है। अच्छा, जब एक ही ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कि जब भी अपन एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर कोषों की संख्या में क्या होती है, वर्दी, कोषों की संख्या में क्या होगी, वर्दी, इंक्रीज होंगे कोष, और जब कोष इंक्रीज होंगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा, आकार क्या होगा, बढ़ेगा। कोष का मतलब कैसे कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तो जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ से 3D से 4D में आओगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब 4D से 5D में जाओगे तो आकार लगभग क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है आकार। इसका रीजन क्या होता है, तो यहां पर देखो ये मैंने स्टार लगाया, क्या लगाया, स्टार, क्योंकि जैसे ही इधर जाओगे तो +32 32 की क्या हो जाएगी, आवेश में क्या हो जाएगी, वर्दी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, संकुचन, क्योंकि नाभिक के आवेश ज्यादा और परीक्षण क्या होगा, कम, तो है ना, परीक्षण बल की तुलना में नाभिक के आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो उसको क्या करेगा, खींचने का कोशिश करेगा, आकर्षण करेगा, खींचेगा तो छोटा होगा, तो साइज छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, छोटी। तो इसने पूछा आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर, तो बराबर क्यों होती है, तो बराबर होती है 4D और 5D सीरीज के तत्वों की। जैसे यहाँ पर आया जर्कोनियम और होफनियम, नियोबियम और टेंटेलम, इनकी ये दोनों क्या होंगे, आकार में समान, और ये दोनों आकार में समान। ध्यान दे, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, और वो आता है ट्विंस, बोलो क्या आता है, ट्विंस। हिंदी मीडियम वाले इसे बोलते हैं जुड़वा, बोलो क्या बोलते हैं, जुड़वा तत्व। तो अगर मान लो इसकी जगह ये पूछ ले, इसको उल्टा भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जुड़वा है, तो आपको ये चारों तत्व याद रखने हैं कि ये दोनों देखो आपस में जुड़वा और ये दोनों आपस में जुड़वा। कारण, तो इसका आंसर हो गया, यहां पर देखो क्या आता है, यहां से ये देखो ये 57 पर आता है, और इसके तुरंत बाद ये आता है 58 से लेकर के 71 तक, 58 से लेकर के 71 तक, और फिर ये सीधा हो जाता है 72। तो यहां पर सीधे +32 की क्या हो गई, वर्दी हो गई। इस घटना को बोलते हैं संकुचन। संकुचन का मतलब क्या हो गया कि लेंथेनाइड सीरीज में, लेंथेनाइड सीरीज में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं के आकार में क्या आती है, कमी, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है, बी इज राइट आंसर होगा या करेक्ट आंसर होगा। तो आपका आंसर हो गया लेंथेनाइड संकुचन के कारण जर्कोनियम और होफनियम का आकार क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका कोई डाउट हो तो पूछा करो, है ना, कमेंट्स में डाल दिया करो, मैं देख के आपका उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इन KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज Mn इज KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण संख्या होती है। आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया, समझाया, देखो इधर ये मैं लिखा KMnO4। अच्छा, यहाँ से कुछ मैं आपके सामने थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, ध्यान दें। यहाँ पर वर्ड आया ऑक्सीकरण अंग। अब है ना, आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण अंग जिसका निकालना हो उसे आप मान लो x, क्या मान लो x। अगर कोई भी यौगिक उदासीन है, बोलो क्या है, उदासीन, तो उसके पूरे यौगिक का जो ऑक्सीकरण अंग होता है वो होता है 0, बोलो क्या होता है, 0 होता है, तो है ना। और बाकी आपको नॉलेज में होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना आप लोगों को, ध्यान ये दो कि पोटेशियम का जो होता है वो होता है +1,
मैग्नीज का आपको फाइंड आउट करना है तो ये मैं लिख दिया x, बोलो क्या लिख दिया, x लिख दिया। ऑक्सीजन 1 का होता है -2, तो 4 का हो गया -2 इंटू 4, -2 इंटू 4। टोटल का कितना हो गया बेटा, 0। टोटल का कितना हो गया, 0, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था अगर कोई यौगिक उदासीन है, बोलो क्या है, उदासीन, तो उसके पूरे का क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब निकाल लो, देखो ये हो गया आपका प्लस का 1, ये हो गया x और ये हो गया माइनस का 8, इक्वल मेरे पास आ गया 0। तो प्यारे बच्चों x इक्वल मेरे पास क्या हो गया, 8 - 1 या 1, तो x इक्वल मेरे पास आ गया प्लस का 7। बोलो क्या आ गया, प्लस का 7 आ गया। तो यहां पर देखो 7 किस में है, डी में है। बोलो किस में बेटा, डी में। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, 7। क्या हो गया, 7। अच्छा, इसी के साथ डी ब्लॉक की बात चल रही, तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। एक होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7, K2Cr2O7। K2Cr2O7 का मतलब नाम पहले तो पोटेशियम, पोटेशियम बोलो डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसमें जब भी मान लो इसकी जगह ये दे और आपको पूछेगा क्रोमियम का, किसका पूछेगा, क्रोमियम का, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये भी निकालना आना चाहिए। आसान होता है बिल्कुल, लेकिन बेटा मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पर पोटेशियम 1 का होता है +1, तो 2 के लिए हो गया +1 × 2, प्लस मेरे को जिसका फाइंड आउट करना है उसको x मान लो, तो क्रोमियम यहाँ 2 है तो मैंने कह दिया 2x। फिर आपके पास में आ रहा है ऑक्सीजन, बोलो क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का होता है -2, बोलो क्या होता है बेटा, -2, तो इंटू ये हो गया 7, बोलो क्या हो गया, 7। टोटल का कितना हो गया बेटा, 0, यस। अब देखो ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 2x और -7 दूँगा 14 इक्वल आ गया 0। तो मेरे पास आ गया 2x इक्वल 14 - 2, तो मेरे पास में ये क्या हो गया बेटा, यहाँ ध्यान देना, x इक्वल मेरे पास हो गया 12/2, तो x बराबर मेरे पास आ गया 6। तो अगर मान लो बाई चांस, और वो क्या करेगा, चेंज क्या करेगा, कोई ना कोई कंपाउंड ही तो चेंज करेगा। तो यहाँ KMnO4 की जगह अगर आपको K2Cr2O7 दे दे और क्रोमियम का पूछे, तो आप इस प्रकार से निकाल के उसका आंसर कर सकते हो +6। बोलो क्या कर सकते हो, +6 कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप और भी निकालने की कोशिश करना, कुछ अपवाद भी मिलेंगे, आप मेरे साथ साझा करना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाई मैग्नेटिक आयन, यानी कि डाई का मतलब हो गया प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। यहां पर एक वर्ड आया प्रतिचुंबकीय, क्या वर्ड आया बेटा, प्रतिचुंबकीय। ये लो मैंने लिख दिया प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। और एक वर्ड है आपका अनुचुंबकीय, ये मैं मेरी मर्जी से लिख रहा हूं, अनुचुंबकीय, है ना, क्योंकि आप डी ब्लॉक की तैयारी करें तो ये तो आपका आएगा ही। अब आपको पता है डी ब्लॉक के अंदर अगर मान लो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, बोलो क्या हो बेटा, युग्मित इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया पेयर्ड, बोलो क्या हो गया, पेयर्ड। अगर डी कक्षा के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर इलेक्ट्रॉन, तब तो वो होगा आपका डाई मैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय। और अगर मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये ना पेयर्ड, अनपेयर्ड है ना, कैसा हो, अनपेयर्ड, तब वो आपका जो एलिमेंट या आयन जो होगा वो आपका होगा अनुचुंबकीय, यानी कि पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। तो अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर भाई, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं जल्दीबाजी नहीं करूँगा, एक एक चीज़ को बताऊँगा मैं। यहाँ मैंने लिखा कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर निकल, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपका लिखा कॉपर, और फिर मैंने लिख दिया जिंक। बोलो क्या लिख दिया, जिंक। अब देखो जिंक किस पर आता है, आप सबको पता है, जिंक आता है आपका 30 पर। बोलो कहाँ पर आता है, 30 पर। इसका होता है 29। अच्छा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, उसके बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट आता है 27 पर और निकल आता है 28 पर। सही है, तो ये हो गए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो ये हो गया ऑर्गन, ये हो गया 3d10, 3d10, और ये हो गया 4s2। सारा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, देखो ये हो गया ऑर्गन, ये हो गया 3d10 और 4s1, 4s1। इसका देखो ये हो गया ऑर्गन
और ये आपका हो गया 3D और ये हो गया 4s। 18 चले गए, 18 गए 28 में से, तो कितने बच गए आपके पीछे देखो 0 और 1, 10 बच गए। 10 बच गए तो 2 तो भर दो इसमें, अब कितने रह गए 8, तो इसमें भर दो 8, भर दिए 8 भाई, ये आ गए। और कोबाल्ट तो ये आता है 27 पर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 3D क्या हो जाएगा 7, 3D क्या हो जाएगा 7 और 4s क्या हो जाएगा 2। अब सब में से ये इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है गायब कर दो, इसमें से 2 गायब किए तो इसके पास में कितने रह गए, देखो ये पूछ रहा है प्रतिचुंबकीय जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। तो ये तो सामने आंसर पड़ा आपके, देखो कैसे कि इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास बचा 3D7, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास बच गए 3D8, बोलो क्या बच गए 3D8। कॉपर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास रह गए 3D9, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन देगा S में से, किस में से देगा S में से, और बाद में इलेक्ट्रॉन देगा D में से, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास रह गया 3D10। और अब देखो आपका आंसर चेक करते हैं। आंसर कैसे चेक करोगे, सुनो, आंसर चेक करने के लिए आप क्या करो, इसमें देखो यहां से, अब देखो D के अंदर ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5, सही है, 5 हो गए। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान देना, क्या ध्यान देना आपको, ध्यान ये देना है कि देखो पहले देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये सीधा बता रहा हूं मैं जो आंसर, देखो अब देखो इसको कैसे भरेंगे अपन, पहले सब में एक एक भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए एक एक, तो देखो 1 2 3 4 5, फिर बच गया तो 6 7 8 9 10, बताओ सारे के सारे क्या हो गए, पेयर हो गए, क्या हो गए पेयर। इनको भरोगे तो देखो इसमें 7 8 9 है ना, तो टोटल डी में 10 भर सकते हैं, तो 7 8 9, इसका मतलब कोई ना कोई क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो तो होंगे अनुचुंबकीय, यानी कि ये तीनों जो हैं वो तो आपके कैसे होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। और इसने पूछा क्या है, प्रतिचुंबकीय, तो आंसर डी इज करेक्ट, क्योंकि जिंक +2 के अंदर पीछे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रहते हैं 10, तो सारे के सारे क्या रहेंगे, पेयर्ड, बिल्कुल राइट। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। संक्रमण तत्व निम्नलिखित में से किस कक्षा से इलेक्ट्रॉनों की हानि के कारण परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दिखाते हैं। वेरी गुड। देखो अब से थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन की बात आई, क्या कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक, ये लो डी ब्लॉक, इनके लिए जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से काम आते हैं, NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन है ना, और प्लस N-1 D कक्षक में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। ध्यान देना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कक्षक कौन कौन से हो गए, NS और N-1 D। तो ध्यान दो, क्या ध्यान दो, पहले में आ रहा है NS और NP, बिल्कुल गलत, दूसरा आ रहा है N-1 D और NS, बिल्कुल राइट। तो आंसर अब आगे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आंसर सही। तो आपके लिए क्या हो गया भाई, आंसर हो गया बी इज राइट, है ना, तो ये कर लोगे आप, N-1 D और NS। आसान क्वेश्चन था लेकिन अच्छा। निम्नलिखित में से आयनों के किस जोड़े का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहां आप ऐसे नहीं कि, क्योंकि वहां आपको समय भी बचाना है, समय को भी ध्यान में रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आने पर आप क्या करो कि जो भी इनका परमाणु क्रमांक है, उन परमाणु क्रमांक में से जितने इसके ऊपर प्लस आ रहे हैं उनको माइनस कर दो, जिसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आएगी वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, समान। देखो कैसे, इसको कैसे करोगे आप, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले आपके पास में देखो एक तो है कॉपर, उसके बाद है क्रोमियम, अच्छा साथ में इनके ऑक्सीडेशन भी लिख दो, कॉपर कितना +2, क्रोमियम कितना +2, फिर आ रहा है Fe कितना +3, फिर आ रहा है Mn +2, फिर आ रहा है कोबाल्ट +3, फिर आ रहा है निकल के ऊपर भी +3, सही है, एक आ रहा है स्कैंडियम +3, एक आ रहा है क्रोमियम आ चुका है ना। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर आप सबको पता है, किसका, स्कैंडियम का कितना होता है 21, कॉपर का भी पता है, जिसका पता होता है डायरेक्ट लिख लो 29, ये 24 पर होता है, ये 25 पर होता है, सही है। कोबाल्ट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, तो ये हो गया 27। शर्म नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ आराम से करो, 27 है ना। कोबाल्ट, निकल किस पर होगा 28 पर है ना, और आयरन 26 पर होगा। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन 26 पर। अब आप क्या करो, एटॉमिक नंबर आ गए, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसके ऊपर +3 है तो 21 में से 3 घटा दो, कितने आ गए 18, तो मेरे पास में आया 18 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम। यहाँ देखो 29 में से 2 गए, 29 में से 2 गए तो कितने रह गए 27।
अच्छा 24 में से 2 गए, कितने आ गए बेटा? 24 में से 2 गए 22। अच्छा 26 में से 3 गए, कितने हो गए? 23। कितने हो गए बेटा? 23। अच्छा 25 में से 2 गए, 25 में से 2 गए, तो मेरे पास में कितने आ गए? 23। और 27 में से 3 गए, कितने आ गए? 24। और 28 में से 3 गए, कितने आ गए बेटा? 25। तो देखो बेटा कोई भी संख्या देखो कौन सी समान है, 18 किसी में इक्वल नहीं है, 27 किसी में इक्वल नहीं है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर कौन सा जोड़ा बन रहा है? आपके पास जोड़ा बन रहा है 23 वाला। कौन सा? 23 वाला। 23 किस में है बेटा? FE में और MN में। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से देख लो FE और MN कहाँ आ रहा है? FE और MN आ रहा है B में, तो आंसर B इज राइट। आंसर B इज राइट हो जाएगा ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोर साल्ट इज ए। अब प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा हिंदी में मिस्टेक है तो इसको ध्यान देना, मैंने पहले कहा अंग्रेजी में, क्योंकि देखो साल्ट, साल्ट को यहाँ लिख दिया गया नमक, लेकिन यहाँ नमक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये पूछ रहा है कि मोर लवण है, मोर लवण है, इसको लवण कर लेना है ना। चलो मैं कर देता हूँ आपके इसके सही करके, देखो इसको लवण कर देते हैं अपन, है ना। देखो इसको वाइट का ये ला, इसको अपन सही कर देते हैं। यहाँ लिख लो आप मोर लवण है, ऐसे कर लो सीधे ही, मोर लवण है। 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये लो, अब इसको अपन लिख देते हैं, यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा मोर लवण है, मोर लवण है। तो इसको देखो आंसर कैसे, ये पूछना क्या जाता है आपको, सुनना। यहां पर अपन डी ब्लॉक जो पढ़ते हैं इसमें आता है संकुल यौगिक, क्या आता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैसे एक चैप्टर अलग भी है। तो एक तो देखो होता है आपका सामान्य लवण, बोलो क्या होता है? सामान्य, सिंपल साल्ट। एक होता है द्विक लवण, बोलो क्या होता है? द्विक लवण। और एक आपका होता है संकुल, बोलो क्या होता है बेटा? संकुल यौगिक। ये 3 टाइप के होते हैं। सामान्य किसे बोलते हैं? जो केवल एक ही प्रकार का लवण से बना हो, एक ही प्रकार के, है ना, एक ही, जिसका जल अपघटन करने पर जो अपने सभी आयनों का परीक्षण, ये भी सभी आयनों का परीक्षण देता है, लेकिन ये 2 सामान्य, सामान्य प्लस सामान्य, 2 से मिलकर बनेगा। और ये जो होता है ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, इसमें एक कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स आयन होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर नाम आया मोर साल्ट। और मोर साल्ट किसे बोलते हैं बेटा? FAS को। किसको बोलते हो आप? FAS। व्हाट इज दिस FAS? तो फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम। तो एक तो नाम आया फेरस, फिर नाम आया अमोनियम सल्फेट। तो आपके लिए हो जाएगा डबल साल्ट, बोलो क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि ये 2 प्रकार के सामान्य लवणों से मिलकर बनता है। तो इसके लिए हो जाएगा यहां पर ये डबल जो नमक लिखा हुआ है यहां कर लेना द्विक लवण, बोलो क्या हो जाएगा? द्विक लवण। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संक्रमण धातु आयनों का रंग सामान्य तरंग दैर्ध्य के अवशोषण के कारण होता है। ये तो बच्चा जानता है, जिसको ये सवाल नहीं आता भाई अपनी तैयारी कर लेना, क्योंकि इस पार्ट का सबसे सरल सवाल यही है जिसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। DD संक्रमण, DD ट्रांजिशन। ये DD ट्रांजिशन क्या होता है आप जानते हो क्या? ये देखो डी में 5 कक्षक, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जब इसको एनर्जी मिलती है तो इन कक्षकों का क्या होता है? स्प्लिट होते हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं, एक तो बनते हैं EG और एक बनते हैं T2G। देखो नाम कितने प्यारे हैं, EG और T2G, EG और T2G। EG जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा, और T2G जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? कम। तो जब T2G से EG में जाएंगे तो यहाँ से D से कहाँ जा रहा है? D में। तो इस घटना को बोलते हैं DD ट्रांजिशन। बोलो क्या बोलते हैं? DD ट्रांजिशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा DD ट्रांजिशन, DD संक्रमण, है ना। ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस तत्व को संक्रमण धातु के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा जिंक। देखो इसको है ना, ये जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, इसने पूछा संक्रमण तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो अपन जब डी ब्लॉक करते हैं ये तो करते हैं कि ये असंक्रमण है, ये संक्रमण है, किस आधार पर? तो इसमें देखो क्योंकि ये डी ब्लॉक का है नहीं, ये डी ब्लॉक का है नहीं, ये डी ब्लॉक का है नहीं, तो पीछे अपने आप आंसर क्या हो गया? जिंक। तो कहने का मतलब इसको वर्गीकृत, ये असंक्रमण तत्व है तो इसको वर्गीकृत किया, क्लासिफिकेशन पूछ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व जो है गैर संक्रमण है? वेरी गुड, इसने पूछा गैर संक्रमण। तो गैर संक्रमण का मतलब हो गया नॉन ट्रांजिशन। बोलो क्या हो गया? नॉन ट्रांजिशन। यहां से आपको एक बात अवश्य आनी चाहिए, एक मैंने लिखा ट्रांजिशन एलिमेंट, एक मैंने लिखा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि यहां पर मैं लिख दिया संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, ठीक है। एक मैंने लिखा असंक्रमण तत्व, बोलो क्या लिखा बेटा? असंक्रमण तत्व।
ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें n-1d कक्षक, n-1d कक्षक क्या हो बेटा, अपूर्ण भरे हो। क्या भरे हो बेटा, अपूर्ण हो, है ना। और नॉन ट्रांजिशन कौन होते हैं, जिसमें n-1d पूर्ण रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो, उन्हें बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन। जैसे यहां मैं लिख दिया जान सीडी होगी, जान सीडी होगी। किस ग्रुप में आते हैं बेटा, ये आते हैं 12th ग्रुप में। अगर रोमन में बात करूं तो सेकंड बी में आते हैं। सारे के सारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि कारण क्या हो गया, कारण हो गया n-1d, n-1d आपका क्या होगा बेटा, पूर्ण भरा होगा। क्या होगा, पूर्ण भरा। तो ऑप्शन देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, तो आपका ये हो गया नॉन ट्रांजिशन मरकरी। देखो ये पड़ा मरकरी। नेक्स्ट फटाफट करेंगे। अब कौन सी विशेषता संक्रमण धातुओं को गैर संक्रमण धातुओं से अलग करती है। गैर संक्रमण में उनके पास में संक्रमण धातुओं को गैर, तो ये इसमें सीधे अभी बताया, जस्ट पीछे वाला लॉजिक ही हो गया, टाइम क्यों खराब करें। n-1d अपूर्ण है तो क्या होगा, तो ये हो गया उनके पास अपूर्ण डी कक्षक होते हैं। ये हो गया आपका आंसर राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व डी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तो ये तो भाई आपको आसानी याद करवाई हुई है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ आपको टिप्स के साथ, है ना। तो देखो सबसे पहले एक तो यहाँ आ रहा है लोहा Fe, एक आ रहा क्रोमियम, एक आ रहा एल्यूमिनियम और एक आ रहा मैग्नीज। अरे भाई इस सवाल में आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, देखो ये रहा सतीव, करमन, फेकोनी, फेकोनी कूजन, फेकोनी कूजन। प्यारे बच्चों देखो ये डी ब्लॉक की 3D सीरीज हो गई। आयरन यहाँ है, यहाँ पर भी है, क्रोमियम यहाँ है, यहाँ पर भी है, मैग्नीज यहाँ है और यहाँ पर भी है। बच क्या गया, एल्यूमिनियम। आंसर सी, एल्यूमिनियम इज करेक्ट आंसर। ये आपका क्या होगा, डी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सबको बच्चे को पता होना चाहिए। ये तो क्या होगा बताओ, n-1d और वो क्या होगा 1 से 10 और ns जो होगा वो क्या होगा बेटा आपका 1 से 2, 1 से 2। ये ऑप्शन देख लो कहाँ पर है, वो सही हो जाएगा आपका n-1d 1 से 10, np6 और ns2 ये नहीं, देखो 0 से 10 n- ये देखो ये देखो आंसर आपका हो गया ns 1 से 2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, n-d वाला होगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 या 2 कर लेना ना, क्योंकि अपवाद भी तो है ना, इसलिए 1 या 2, n-1d होना जरूरी, बाकी किसी में n-1d नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। बोलो क्या होगा, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातुओं का विशिष्ट गुण नहीं है ना। संक्रमण धातु देखो रंगीन यौगिक बनाते हैं, परिवर्तनशील है, जटिल आयन का निर्माण करते हैं, तो आंसर सी, उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है इनकी, ध्यान रखना, ये पी ब्लॉक की होती है ना। नेक्स्ट संक्रमण धातुओं के उच्च गलनांक और क्वथनांक के पीछे का प्राथमिक कारण है। तो प्यारे बच्चों इसमें आ जाएगा धातु जाली के भीतर मजबूत सहसंयोजक बंध, धातु परमाणु के बीच में कमजोर वंडरवाल बंध, संक्रमण धातु की उच्च विद्युत ऋणता और धात्विक बंधन में डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, इसको देखो प्रेजेंस ऑफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक बॉन्डिंग, नहीं, इसमें होगा कोवेलेंट विद द मेटल लैटिस, है ना, ये वाला कर देना। नेक्स्ट आपका होगा बेटा डी ब्लॉक के तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है, सबको पता है, डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण, ट्रांजिशन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बेटा, बी आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो जल्दी, अब मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपका। देखो निम्नलिखित में से कौन सा लेंथेनॉइड का एक विशिष्ट गुण है, देखो इसने क्या पूछा है, पानी के साथ उच्च क्रियाशीलता, प्रतिक्रियाशीलता, रंगीन यौगिकों का निर्माण, पूरी तरह से भरे हुए 4f कक्षक की उपस्थिति, इस तरह, ये देखो आपका पूरी तरह से भरे हुए 4f कक्षक है ना। देखो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी f कक्षक जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जिंक तो आपको पता है केवल क्या करता है, +2, है ना। आयरन आपका कितना कर सकता है, आयरन का देखो ये होता है 26 पर, किस पर होता है 26 पर। ऑर्गन ये हो गया 3D और 4s, 18 चले गए, 18 2 20, 20 और 6 26, है ना। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 3, 1 2 3 4 5 6, 4 अयुग्मित हो गए, 2 यहाँ हो गए, तो टोटल कितना हो गया इसका +6 हो जाएगा। तो ये +6 तक जाता है, कहाँ तक जाता है, +6।
इसकी तो आपको +1 या +2 होती है, सिल्वर की भी +1 या +2 होती है। तो इसमें आंसर आयरन Fe जो होता है वो +2 से +6 तक दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा आयरन, है ना। आयरन निकालना आना चाहिए, पीछे सिखाया हुआ मेरा, इसलिए टाइम नहीं दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एप ब्लॉक तत्व का हिस्सा नहीं है? देखो एक तो आ रहा है यूरेनियम, है ना, एक आ रहा है यूरोपियम, एक आ रहा है स्कैंडियम, एक आ रहा है ल्यूटीशियम। अरे भाई मेरे लेके परिंदे प्रेम संदेशा हो, स्कैंडियम जो है वो किसका है? डी ब्लॉक का है। बोलो किसका है? बच्चों वाला खेल हो गया है तो, है ना, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखो। लेंथेनॉइड की विशेषता उनके 4 ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे हुए, पूरी तरह से, अभी पीछे आया वही है, ठीक है। आगे बढ़े। संक्रमण धातुओं को अक्सर रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? उनकी उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, क्योंकि वे आसानी से अन्य तत्वों के साथ नहीं, ऑक्सीकरण अवस्थाओं को बदलने और मध्यवर्ती बनाने की उनकी क्षमता के कारण, क्योंकि वे ऑक्सीजन के साथ नहीं 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 भाई देखो ये लाइन पकड़ो, ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड, यानी कि जो आपका ये डी ब्लॉक जो होते हैं वो कैसी ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं बेटा? परिवर्तनशील। बोलो कैसे रखते हैं? परिवर्तनशील। तो आंसर सी इज राइट, है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट लगभग आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का एक विशिष्ट गुण नहीं है? संक्रमण धातु का तो सुनना, ये देखो, उच्च आयनीकरण, कम गलनांक, रंगीन यौगिकों का निर्माण, प्रतिक्रियाओं के प्रति जड़ता, इंट्रेंस टूवर्ड्स रिएक्शन। उच्च आयनीकरण ऊर्जा, कम गलनांक नहीं होगा बेटा इनका, गलनांक इनका क्या होगा? उच्च होगा। बोलो क्या होगा? उच्च, है ना, ये ध्यान रखना। तो कम गलनांक इनका नहीं होगा। रंगीन यौगिक का प्रतिक्रियाओं के प्रति जड़ता, इनकी इंटरनेस टूवर्ड्स, सही है। नेक्स्ट, 3D श्रृंखला में कितने तत्व शामिल है? सबको ही पता है बेटा 10 है, 10 होते हैं इसमें ना, कोई दिक्कत ही नहीं 3D में। फिर आता निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनॉइड है? लेंथेनॉइड कौन सा है? पहचान लो, बिल्कुल आसान है। देखो ये हो गया आपका डी ब्लॉक का, ये भी डी ब्लॉक का, ये भी, तो आपका हो गया आंसर सीरियम। बोलो क्या हो गया बेटा? सीरियम। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर के उत्पादन में ये हो जाएगा बेटा आपका नियोबियम। सुपर कंडक्टर क्या होगा? नियोबियम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? नियोबियम। याद करने वाले हैं बेटा, सीधे रटने वाले याद है। चलो, एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चा जानता है यार, n-2 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। ये ऑप्शन किसमें देख लो, है ना, ये ऑप्शन पकड़ो। n-2f कहाँ लिखा हुआ है इसमें? एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इसमें सीधा इन्होंने NF लिख दिया, n-2f होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2f, है ना। 1 से 14, 0 से 10। इसमें आप ये करो n-2f, ऑप्शन में ना n-2f नहीं लिखा कहीं, n-2f, तो ये होगा 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2, ये आपका आंसर होगा। ध्यान रखना इसका। इसमें ऑप्शन मेरे को कहीं पर दिख नहीं रहा n-2f, क्योंकि nf नहीं हो सकता, 2 कक्षक क्या होगा? अंदर होगा f में, हमेशा ध्यान रखना। और d जहां था वहां क्या था? n-1 d अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2-4 क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंथेनॉइड का एक विशिष्ट गुण नहीं है? लेंथेनॉइड का विशिष्ट गुण नहीं है उच्च गलनांक। उच्च गलनांक इनका गुण नहीं है। सामान्य गुण होते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, रेडियोधर्मिता, यस। उच्च गलनांक वाला इसका गुण नहीं है, विशिष्ट गुण। नेक्स्ट, संक्रमण धातुओं द्वारा जटिल आयनों के निर्माण का प्राथमिक कारण क्या है? भाई सबको पता है जटिल यौगिक क्यों बनाते हैं, ये होता है आंशिक भरे हुए डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिनाइड की विशेषता उनके 5 ऑर्बिटल क्या होंगे बेटा? आंशिक रूप से भरे हुए, पूरी तरह से भरे हुए 4d ऑर्बिटल के साथ, और नहीं, ये होंगे पूरी तरह से भरे हुए। एक्टिनाइड की विशेषता पूरी तरह से भरे हुए। नेक्स्ट, चुंबक के निर्माण में, ये तो सब जानते हैं भाई, नियोडीमियम। क्या होगा बेटा? नियोडीमियम। बस लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग हाइपरथायराइडिज्म में के उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन। बोलो क्या हो जाएगा? आयोडीन। तो आशा करता हूं डी और एफ ब्लॉक की जो ये क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आया हूं मैं MCQ, वो आपको पसंद आई होगी, है ना। और आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें, पूरी कोशिश करूंगा उनका समाधान करने की। और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें, और आगे भी मैं आपके हर चैप्टर के MCQ लेके आऊँगा, अच्छे से अच्छे प्रयास करूँगा, और आप मेहनत करते रहें। धन्यवाद। आप सबके लिए दिन शुभ हो। धन्यवाद।